ठीक। और यह बॉलीवुड का हब है। हाँ। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 बॉम्बे में हुआ था। हाँ। और मुंबई पुर्तगालियों के अधीन था। चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी विलेजा के साथ हुआ। तो दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने मुंबई को ब्रिटिशर्स को दे दिया। और 1911 के समय में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए थे। ठीक। और उनके आगमन पर गेटवे ऑफ इंडिया का उनके स्वागत का निर्माण किया गया था। और 1911 के समय उनके आगमन पर स्वागत गीत के रूप में जन गण मन को गाया गया था। ठीक, बढ़िया, वेरी गुड। देखिएगा, ये आपका कोंकण तट, कोंकण समुद्री तट, कोस्टल एरिया। कल कोंकण समुद्री तट में एक पकड़े थे मुंबई। मुंबई से NH-53 को निकालेंगे, मुंबई से कंटिन्यू करेंगे तो पकड़ेंगे ट्राम्बे। क्या बोला? बार्क का मुख्यालय है ट्राम्बे में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके। 53 नंबर की सड़क को मुंबई से निकालना है। मुंबई से पकड़ना है ट्राम्बे, ट्राम्बे से पकड़ना है तारापुर। क्या बोल रहा हूं? तारापुर। तारा से कंटिन्यू किए तारापुर से तो पाए हैं नासिक। क्या है? नासिक। नासिक से सीधा जाओगे नागपुर। नागपुर। ओके। नागपुर से कंटिन्यू करोगे तो गढ़चिरौली होते हुए छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र बॉर्डर मतलब गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। हमारा जैसे इंटर करेंगे तो मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव। ओके। तो राजनांदगांव जिले की शुरुआत होगी। NH-53 है ये, नेशनल हाईवे 53। इसी का ओल्ड नेम NH-6। क्या था? NH-6, नेशनल हाईवे 6 है। देखिए तो एक बार, ठीक है। देखिए हमारे भारत में अगर बात करूं तो ट्राम्बे, ये कोंकण समुद्री तट पर है। कोंकण कोस्टल एरिया, कोंकण समुद्री तट पर स्थित है ट्राम्बे। समुद्री तट पर स्थित होने पर यहां पर याद रखना बेटा, 1954 1954 में यह पहली बार परमाणु ऊर्जा विभाग, एटॉमिक एनर्जी पर रिसर्च करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन हुआ। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कहां हुआ? तो ट्राम्बे। जैसे कि आपका एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एटॉमिक रिसर्च सेंटर डेवलप करना था, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। तो परमाणु किसी भी तत्व का
ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है परमाणु, एटम। और एटम पर रिसर्च करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन 1954 में कहा हुआ? तो ट्राम्बे। आ जाओ, वेरी गुड मॉर्निंग। भाभा एटॉमिक, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये भारत में परमाणु, ठीक है, ऊर्जा के जनक माने जाते हैं। अब इन्हीं को भारत सरकार ने सम्मान देने के लिए, जैसे इनकी मृत्यु हुई मरणोपरांत, आफ्टर दैट, होमी जहांगीर भाभा के नाम पर इस सेंटर का नाम, परमाणु ऊर्जा विभाग का नाम परिवर्तित कर दिया गया। और आफ्टर 1967 ऑनवर्ड्स, 1967 के बाद ये आपका बार्क के नाम से जानने लगा। तो भारत में बार्क कहां है? तो ट्राम्बे में है। इसको क्या बोलते हैं? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, याद रखना, परमाणु अनुसंधान केंद्र, होमी जहांगीर भाभा के नाम पर याद रखना बेटा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहां है? ट्राम्बे। ओके, तो कोस्टल एरिया में है, समुद्री तट में ट्राम्बे स्थित है। इसको परमाणु ऊर्जा विभाग 1954, परमाणु ऊर्जा विभाग का 1967 के बाद इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भारत में तारापुर, तारापुर की बात करूंगा। तारापुर याद रखना, जैसे अभी मैं बता रहा था कि आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट, देखो बेटा, दो तीन चीजें समझते जाना ना। एक तो आपका पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट आएगा, कहीं पर लिखा पावर प्लांट, मतलब वहां पावर जनरेशन का काम होगा, पावर जनरेशन का काम होगा, विद्युत का उत्पादन किया जाएगा या फिर एनर्जी डेवलप किया जाएगा। एनर्जी डेवलपिंग कॉन्सेप्ट जहां होगा उसको पावर प्लांट कहेंगे, ऊर्जा का निर्माण कर। क्योंकि किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट। अब आपके सामने दो चीजें आएंगे, एक तो आएगा आपका थर्मल पावर प्लांट, बार बार आएगा ये थर्मल पावर प्लांट, और अभी जैसे बोल रहा हूं मैं, तो एक है न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, इसको ताप विद्युत गृह, ताप विद्युत गृह, और इसको याद रखना बेटा, न्यूक्लियर पावर प्लांट को परमाणु ऊर्जा घर या नाभिकीय ऊर्जा घर, नाभिकीय ऊर्जा घर। तो ये दोनों ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां एनर्जी डेवलपिंग की बात हो रही है। द बोथ आर द सेम इक्विपमेंट वेयर इटसेल्फ, याद रखना बेटा, एनर्जी डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। वहां पर याद रखना बेटा, ताप, थर्मल पावर प्लांट में हम ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, विद्युत का उत्पादन कर, या हम लोग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाभिकीय ऊर्जा घर या परमाणु बिजली घर या फिर आपका परमाणु ऊर्जा घर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसी को ही एटॉमिक पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट भी कहेंगे। तो अब क्या होता है, सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कहीं पर लिख दिया थर्मल पावर प्लांट टीपीपी। अब इसमें जो मुख्य रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल होगा वो होगा कोयला। क्या होगा? कोयला, कोल। थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कच्चा पदार्थ के रूप में हम लोग कोयले का उपयोग करेंगे, मतलब कोयले को लाकर, कोयले को जलाकर विद्युत का उत्पादन करें। तो भारत में कोयला का खनन करने का काम, माइनिंग का काम, भारत में जहां जहां कोयला उपलब्ध है, भारत में जहां जहां कोयला उपलब्ध है, उन क्षेत्रों से कोयला को निकालने का काम, याद रखना, भारत में भारत सरकार की ऐसी कंपनी करेगी जिसको हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड, CIL,
कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड याद रखना, भारत सरकार की एक ऐसी कंपनी है जो कोयले को खनन करने का काम करती है। जैसे आपका मूवी बना था रानीगंज, अक्षय कुमार की मूवी आई थी रानीगंज, जिसके लिए अक्षय कुमार छत्तीसगढ़ आए थे, रायगढ़ आए थे। सब आप अपने अपने स्टेटस में डाल रहे थे, हाँ अक्षय कुमार इन रायगढ़ छत्तीसगढ़। तो वाई ही विल केम इनटू द रायगढ़। वो रायगढ़ क्यों आया था यार, मैं इसी मूवी की शूटिंग करने के लिए, रानीगंज की शूटिंग करें। उसमें सीआईएल के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। सीआईएल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो रानीगंज क्या करता है, रानीगंज में कोयले का खनन हो रहा था और खनन करते करते लोग जमीन के अंदर इतना घुस गए थे, खोदते खोदते, कि वो लोग वाटर सोर्स को खोद डालते और पूरा जमीन के अंदर पानी भरने लगता है। और वहीं से फिर कॉन्सेप्ट शुरू होता है मूवी का। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि कोल इंडिया लिमिटेड क्या है तो ये केवल खनन कार्यक्रम करती है, कोयले को निकालती है। तो ऑल ओवर इंडिया, नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं, नेशनल लेवल में कोयले का खनन कौन करता है, तो आपका सीआईएल। पर अगर मैं बोलूं हमारे छत्तीसगढ़ में, वेरी गुड, छत्तीसगढ़ में इसी सीआईएल की एक शाखा है जिसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, एसईसीएल। ये एसईसीएल की एक ब्रांच है जिसको स्पेसिफिक छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहां कोयले की प्रचुर मात्रा है, कोयले का भंडारण। गोंडवाना शैल समूह है, ऊपर में रॉक्स को भी पकड़ के रखो, गोंडवाना रॉक्स इज देयर। सरगुजा से लेकर आपका बिलासपुर का पूरा बेल्ट, ये पूरा आपका कहीं ना कहीं गोंडवाना शैल समूह से भरा हुआ। जहां गोंडवाना रॉक्स मिला मतलब वहां आपको खनिज में क्या मिलेगा, कोयला। क्या मिलेगा डियर, कोयला। तो हमारे यहां छत्तीसगढ़ में कोयला मनमाने भरा होगा। ये पूरा मान नदी घाटी जो है छाल का बेल्ट है। आगे हम लोग जब छत्तीसगढ़ का मैपिंग में बिलासपुर और सरगुजा वाला पार्ट पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कोयले का बेल्ट। तो इसीलिए एसईसीएल जो कि सीआईएल का एक ब्रांच है, इसको भेजा गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में इसको पूरा होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दिया गया है कि आप छत्तीसगढ़ का कोयला को निकालो। इसीलिए इसके दो ब्रांच, एक तो बिलासपुर में इसका हेडक्वार्टर और दूसरा विश्रामपुर। क्या बोल रहा हूं, विश्रामपुर। तो आपसे कोई भी पूछे कि भारत में कोयले का खनन कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे, सीआईएल। और छत्तीसगढ़ में कोयले का खनन कौन करता है, तो सीआईएल का एक ब्रांच एसईसीएल। ओके, दोनों का हेडक्वार्टर पकड़ना है। इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है और दूसरा हेडक्वार्टर कहां है, तो विश्रामपुर। अब सीआईएल क्या करता है, कोयले को निकाल लेता है और कोयले को अब जलाना है, कोयला बर्न होगा। तो जलाने के लिए जो घर बनाया जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे ताप विद्युत गृह, थर्मल पावर प्लांट। भारत सरकार जगह जगह थर्मल पावर प्लांट लगाएगी और इसी कोयले को जलाकर विद्युत का उत्पादन करेंगे। विद्युत का उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो भारत सरकार जब अपनी एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी एजेंसी लगाएगी तो उसको एनटीपीसी कहेंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो छत्तीसगढ़ में 3 जगह एनटीपीसी लगा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा है, ना कि उसको स्टेट गवर्नमेंट लगा है। राज्य सरकार के द्वारा संचालित ही है, ये भारत सरकार के द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। जहां पर कोयले को जलाकर क्या किया जा रहा है, विद्युत का उत्पादन। और अगर यही काम छत्तीसगढ़ में होगा तो छोटा छोटा थर्मल पावर प्लांट लगेगा, जैसे मरवा ताप विद्युत गृह है ना, जैसे आपका प्रेमनगर में थर्मल पावर प्लांट है, भैयाथान में थर्मल पावर प्लांट है। तो ये छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे है, उसको स्टेट गवर्नमेंट संचालित है और वो किसी न किसी कंपनी के साथ टाई अप करके काम करती है। पर एनटीपीसी जैसे कि आपका मैं बात करूं, रायगढ़ हो गया, बिलासपुर हो गया, कोरबा हो गया, ये 3 जगह, सिपत, बिलासपुर, कोरबा, जमनीपाली और रायगढ़ में पुसौल, ये 3 जगह जो एनटीपीसी लगा है वो आपका कैसे लगा है, तो भारत सरकार। तो कोयला निकालने का काम कौन करता है, सीआईएल। कोयला निकाल कर किसको देता है, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोयले को जलाया जाता है विद्युत का उत्पादन। पर इसके जस्ट ऑपोजिट
जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट है, एनपीपी का कॉन्सेप्ट है, वहां रॉ मटेरियल के रूप में न्यूक्लियर पावर प्लांट नाभिकीय विद्युत गृह या फिर आपका याद रखना बेटा एटॉमिक पावर प्लांट या परमाणु ऊर्जा घर, यहां रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चा माल के रूप में अब कोयले का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखना बेटा एलिमेंट का यूज हुआ तो एक तो होगा यूरेनियम। किसका यूज होगा? यूरेनियम। इसीलिए यूरेनियम के लिए आज अमेरिका ईरान लड़ाई कर रहे हैं। ईरान अमेरिका में लड़ाई होने का मेन कारण क्या है? यूरेनियम। क्योंकि ये एनर्जी फ्यूल है, समझो, ये एनर्जी एलिमेंट है यूरेनियम। इससे भयंकर मात्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? आपका एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी का सब्स्टिट्यूट व्हेन यूरेनियम, जब आपका यूरेनियम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, तो इसी को रिप्लेस करके थोरियम को यूज कर रहे हैं। और मैं थोरियम कहां मिलेगा बताया था, तो केरल एलएफपी। तो रॉ मटेरियल के रूप में याद रखना यूरेनियम और थोरियम का यूज करेंगे। अब इसी यूरेनियम को कहां लेकर जाएंगे? तो नाभिकीय पावर प्लांट, या इसी को मैं बोला एटॉमिक पावर प्लांट। इसी यूरेनियम को निकालकर नाभिकीय संयंत्र के माध्यम से या तो विखंडन, एक्सप्लोजन, या तो आपका फ्यूजन, संलयन, दोनों कराकर, या तो हाइड्रोजन बम या परमाणु बम का कॉन्सेप्ट आएगा यहां। तो ये क्या होता है? यूरेनियम के नाभिक से, है ना, या तो विखंडन कराएंगे या तो संलयन कराएंगे और अत्यधिक मात्रा में हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनेगा वो इस प्रकार से कंक्रीट वॉल से भयंकर मात्रा में प्रोटेक्ट करने के लिए मोटा मोटा कंक्रीट का वॉल बनाया जाए, ताकि एनर्जी जो बाहर निकले उसको कंज्यूम किया जा सके। तो नाभिक, किसी एलिमेंट के नाभिक से विद्युत का उत्पादन करना है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, और कोयले से विद्युत का उत्पादन करना है तो थर्मल पावर प्लांट। भारत सरकार में 7 जगह ताप विद्युत गृह है। क्लियर? जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भारत सरकार में कितने हैं? तो 7। तो पूरे भारत का सबसे पहला जो था वो तारापुर। तारापुर में पहला एटॉमिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट पहला, फर्स्ट भारत का पहला कौन सा है? तारापुर। इसके बाद अपन लोग देख चुके हैं, एक तो देखे हैं कलपक्कम, कलपक्कम तमिलनाडु, दूसरा देखे हैं कुडनकुलम, कुडनकुलम, कुडनकुलम ये भी तमिलनाडु, और कहां देखे हैं? कैगा, कर्नाटक। तो 7 में से 4 को तो अभी माइंड में सेट करना। 7 में ये 4 आपको याद रहने चाहिए। और यहां याद रखना बेटा, यूरेनियम के नाभिक से, यूरेनियम अपन पढ़ेंगे साइंस में एक एलिमेंट है, इसके नाभिक में या तो आपका संलयन या तो विखंडन। कैसे हाइड्रोजन बम बनता है, कैसे परमाणु बम बनता है, इस सब के कॉन्सेप्ट को अपन सीखेंगे साइंस में। कैसे हिरोशिमा नागासाकी में आपका परमाणु बम गिराया गया था, जिसका इंपैक्ट आज भी जापान के हिरोशिमा नागासाकी में देखने को मिल रहा है कि वहां के बच्चे आज भी विकलांग पैदा हो। इतना ज्यादा रेडिएशन, इतना ज्यादा एनर्जी। इसीलिए कोई देश अगर आपको धमकी दे रहा है कि मैं परमाणु बम गिरा दूंगा, मतलब पार है, समझो, पूरा देश ही साफ हो जाएगा। अगर हमारे यहां कोई परमाणु बम गिरा दिया तो कितना विनाश होगा, सोचो। इसीलिए सब क्या कर रहे हैं? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए परमाणु बम, हाइड्रोजन बम डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए तो अमेरिका पावरफुल बनने के लिए क्या कर रही है? ईरान के ऊपर दबाव डाल रहा है। ईरान अगर परमाणु हथियार बनाया मतलब वो पावरफुल कंट्री बन जाएगा। इसीलिए आपस में लड़ाई हो रहा है। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, फर्स्ट
we have to know about what is the TPP and what is the NPP. थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर याद रखना बेटा, कोयले को जलाकर विद्युत का उत्पादन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर, जो आप करंट की सप्लाई देते हो, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रहा है, ये सब थर्मल पावर प्लांट से पावर जनरेट करके आ रहा है, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो आपका नॉर्मल टीपीपी हो। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है। और भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट कितने जगह? 7 जगह। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे पहला कौन सा है? तारापुर। जबकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, परमाणु भारत के परमाणु साइंटिस्ट माने जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। फिजिक्स का जब बुक पढ़ते थे वो 11-12 का, तो पहले पेज में होमी जहांगीर का फोटो होता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। मेरे भाई है यहां पर साइंटिस्ट है, समझ में आ रहा है? बार्क में तो वहां पर रिसर्च करने का काम किया जा रहा है, शोध किया जा रहा है। बार्क तारापुर, सॉरी ट्राम्बे और तारापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसे आगे क्रॉस किए, ये नासिक है। अब इसका संबंध रामायण काल से जुड़ता है। रावण की बहन हुई शूर्पणखा। शूर्पणखा लक्ष्मण की दीवानी हो गई, अब लक्ष्मण के पीछे पड़ गई, तो लक्ष्मण ने, याद रखना बेटा, क्रोधित होकर शूर्पणखा का नाक काटा था। तो ऐसा किंवदंती है, ऐसी अवधारणा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, पौराणिक कथाओं के अनुसार। चूंकि शूर्पणखा का नाक कटकर जहां गिरा था, तो जिस शहर की स्थापना हुई वो कहलाया नासिक। पर यह काम का नहीं हमारा, यह तो सिर्फ जानकारी के लिए होना चाहिए। नासिक से लगा हुआ यह वाला जो बेल्ट दिखाई दे रहा है, यह है त्र्यंबक की पहाड़ी, हिल्स ऑफ त्र्यंबक। त्र्यंबक की पहाड़ी है, याद रखना बेटा, त्र्यंबकेश्वर हिल्स है। और इसी त्र्यंबक की पहाड़ी से नदी निकालोगे गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। तो गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर? नासिक। भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। अभी याद करना है ना, 4 जगह कहां लगता है? क्या लगता है? कुंभ का मेला। 5वां कुंभ मैं बताया हूं आपको, राजीव। हमारे छत्तीसगढ़ वाले लोग कहां मानते हैं? राजीव। ओके, याद रहेगा ना? तो भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। एक तो वाला नासिक, प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन होता है। आफ्टर 12 ईयर 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। और कहीं ना कहीं जहां कुंभ लगेगा आसपास नदी दिखेगी। तो पहला कुंभ जो लगेगा वो लगेगा प्रयागराज, प्राचीन नाम इलाहाबाद। ये संगम पर लगता है। गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती विलुप्त हो गई, गंगा यमुना और सरस्वती। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पहला कुंभ। दूसरा कुंभ यह लगेगा हरिद्वार, उत्तराखंड। कहां लगेगा? हरिद्वार। हरिद्वार में कौन सा नदी के तट पर? तो गंगा, यमुना नहीं लिखना। कौन सा नदी है? गंगा। यह त्रिवेणी संगम है और यह इंडिपेंडेंट गंगा है। तीसरा उज्जैन, याद रखना, अवंतिका, मध्य प्रदेश। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंतिका। इसी को बार बार पूछता है एग्जाम में, क्योंकि इसका नदी लोग ट्रेस नहीं कर पाते हैं। क्षिप्रा। कौन सी नदी? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के तट पर, इसी को सिप्रा भी कहते हैं कई लोग, बट एक्चुअल नाम क्या है? तो क्षिप्रा। और चौथा अभी बताया नासिक। नासिक यह महाराष्ट्र है, गोदावरी नदी का तट है। प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला लगता है। बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे 2 भाई, मतलब इतना भयंकर भीड़ हो। कैसे तुम लोग कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे? बाद में मिले हो क्या? तो कुंभ के मेले में बिछड़े, ऐसे था पहले। अब देखो, जमाना शुरू से खराब रहा है,
पर अब ज्यादा खराब हो गया है। जमाना शुरू से खराब रहा है पर अब ज्यादा खराब हो गया है, क्योंकि अभी लोगों की चीजें एक्सप्लोर होने लगे बिकॉज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट एंड डिजिटलाइजेशन। आज आपकी चीजें हाईलाइट हो जा रही क्योंकि जगह जगह कैमरा लगा हुआ है ना भाई। आपको हर जगह ट्रेस किया जा रहा है। इवन दो आपका मोबाइल, जो भी मल्टीमीडिया मोबाइल यूज कर रहा, मतलब समझो कि वो गवर्नमेंट की नजर में है। आपको लग रहा होगा कि आपको कोई देख नहीं रहा, पर आपको देख रहे हैं लोग, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिकॉज योर फोन हैविंग कैमरा, योर फोन हैविंग योर ओन डेटा, वॉट एवर कंटेंट, जो भी कंटेंट आप सर्च कर रहे हो रिलेटेड टू योर एजुकेशन, रिलेटेड टू योर आपका पर्सनालिटी, जो भी आप अच्छी बुरी चीजें जो भी आप गूगल कर रहे हो, जेमिनी कर रहे हो, चैट जीपीटी कर, सब डेटा वो कंज्यूम कर रहा है। कुकी का कॉन्सेप्ट होता है, उसमें बताऊंगा बिकॉज आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, तो सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चीजें पर नजर है। आपको लगता है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं गाड़ी से तो कोई हमको देख नहीं रहा है, लोग देखते हैं भैया, हमको पता नहीं चलता कि लोग हमको देख रहे हैं। कहीं आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सब चीज पर मॉनिटर करते हैं लोग, क्योंकि अब जमाना कैसा है, डिजिटलाइजेशन। तो जमाना शुरू से खराब था, क्लियर, जमाना शुरू से खराब था। तो पहले ऐसी मान्यता थी कि लोग क्या करते थे, कुंभ के मेले में जाते थे और अपने फैमिली के सदस्य को, जैसे मान लीजिए बुजुर्ग, घर का कोई बुजुर्ग है जिसको पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, आज भी देखना कई प्रकार से अनाथालय ऑर्फन जैसा कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर अपने माता पिता को लोग छोड़कर आ जाते हैं, तो कुंभ के मेले में छोड़ देते, जानबूझ के छोड़ देते। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि कुंभ का मेला कोई छोटा मोटा मेला नहीं है कि आपके गांव का या फिर आपके पारा का मड़ई है। यह भयंकर लेवल में भीड़ होता है, जगह जगह के साधुओं का गढ़, जो नागा साधु है या जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, अन्य प्रकार के साधु, सब ऐसा मानते हैं कि कुंभ के मेले में भगवान शंकर स्वयं स्नान करने आते हैं। तो इस प्रकार से कुंभ का मेला लगता है, 12 साल में एक बार लगता है। 4 पखवाड़ा है, 4 जगह मेला लगेगा, 4 जगह मेला लगेगा। तो पहला लगाएंगे नासिक, नासिक में कौन से नदी के तट पर, गोदावरी, जोर से बोलो गोदावरी। फिर उज्जैन, कौन से नदी के तट पर, हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर प्रयागराज में, ओके, याद रहेगा। नासिक को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है, याद रखना, सिंहस्थ कुंभ, ओके। 4 जगह कुंभ का मेला। नासिक, नासिक रामायण काल से जोड़े, शूर्पणखा का नाक गिरा, इसलिए कटकर नाक जहां गिरा, गोदावरी के तट पर शहर की स्थापना हुई नासिक। नासिक में याद रखना बेटा, गोदावरी नदी का उद्गम है त्र्यंबक की पहाड़ी से, ओके। नासिक में त्र्यंबक की पहाड़ी से, याद रखना बेटा, गोदावरी नदी का उद्गम है। गोदावरी के बारे में डिटेल नदी वाले टॉपिक में देखेंगे। नासिक कौन से नदी के तट पर है, गोदावरी, 4 कुंभ में से एक कुंभ, ठीक। थोड़ा इसको भी समझिएगा, आपके थ्रू आउट योर लाइफ, आपके लाइफ में ये 2 चीजें बार बार आएंगी। बैंक इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में अपन लोग डिटेल से पढ़ेंगे बैंकिंग का कॉन्सेप्ट को। बैंक 2 प्रकार से नोट को यूज करता है, या फिर बैंक मत बोलो इसको, भारत में 2 प्रकार के बैंक से संबंधित नोट यूज होते हैं। नोट, एक तो होता है बेटा करेंसी नोट, करेंसी नोट, करेंसी नोट, और दूसरा होता है बैंक नोट। करेंसी नोट जिसको जारी करता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
भारत सरकार करेंसी नोट को जारी करेगा और यह बताएगा कि हमारे देश की करेंसी क्या है, रुपया क्या है, रुपया। हमारे देश की करेंसी क्या है, रुपया। यह एश्योर करेगा, भारत सरकार यह एश्योर करेगा, याद रखना बेटा, कि हमारे देश का करेंसी क्या है, रुपया। इसलिए भारत सरकार करेंसी नोट को जारी करता है। और भारत सरकार के कौन से मिनिस्ट्री या मंत्रालय बोलेगा, तो वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत करेंसी नोट जारी किया जाता है वित्त सचिव के द्वारा, फाइनेंस सेक्रेटरी, याद रखना बेटा। इसलिए रुपया, भारत का जो ऑथेंटिक करेंसी है वो 1 रुपया है। भारत सरकार जारी करता है 1 रुपए का नोट। आपसे कोई पूछेगा कि 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है, तो भारत सरकार। भारत सरकार का भी कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। ओके, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, फाइनेंस सचिव के द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। अब 1 रुपए का नोट जारी इसलिए करता है क्योंकि ये पूरा ऑफिशियली अनाउंस करता है कि भारत सरकार में चलेगा कौन सा नोट, रुपया। व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया, रुपया। इसलिए आपसे बार बार पूछेगा कोई, 1 रुपए के नोट में किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव। किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट में वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। वो इस बात को एश्योर करता है कि भारत का, ठीक है, भारत का ऑथेंटिक करेंसी अगर कोई है तो क्या है, रुपया। आप मान लीजिए आप बाजार जा रहे हैं और मान लीजिए आपको 100 रुपए के सामान खरीदे, 100 रुपए का वस्तु खरीदे, तो आप 1-1 रुपए को तो लेकर बाजार नहीं जा सकते, क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन करना है, वित्तीय गतिविधि आपको संचालित करनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है। सो इफ यू वांट टू डू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, then you must have to use, in order to use the transaction, in order to do the transaction, you must have to use the token money. टोकन मनी आपको चाहिए। अब सोचिए, मान लीजिए मैं एक 100 रुपए का सामान लेने जाना चाहता हूं, 100 रुपए का, मान लीजिए कोई आपका एक कपड़ा खरीद के लाना, तो 1-1 रुपए का 100 नोट रख लेता हूं और चले जाता हूं बाजार। क्योंकि भारत सरकार ने क्या बताया कि भारत की करेंसी क्या है, रुपया। 100 की जगह 500, 500 की जगह 1000, 1000 के बाद 12,000, 15,000, 20,000। अगर बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन करना है तो मेरे को बोरा में भर कर ले जाना पड़ेगा पैसा, तो वित्तीय गतिविधि आसान हो सके, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बेस्ट हो सके। इसलिए भारत सरकार क्या करती है, ये होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई को सौंप देती है। आरबीआई क्या करता है, टोकन मनी जारी करता है। और याद रखना बेटा, टोकन मनी के रूप में 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितना करेंसी भारत में आपको दिख रहा है, जितने रुपए का नोट दिख रहा है, चाहे वो 10 रुपए का नोट है, चाहे 5 रुपए का नोट है, चाहे 50 रुपए का नोट है, चाहे आपका 100 रुपए का नोट है, चाहे 500 रुपए का नोट है, चाहे 2000 का नोट है, ये सब आरबीआई जारी करता है। और आरबीआई का गवर्नर इसमें हस्ताक्षर करके ये हमको श्योरिटी देता है कि हम इस 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का नोट को क्या कर सकते हैं, टोकन मनी के रूप में यूज कर सकते हैं। इसका कोई वैल्यू है ही नहीं। भारत की ऑफिशियल करेंसी क्या है, 1 रुपया। अब मेरे को ट्रांजेक्शन करना है तो मेरे को 2000 का वस्तु खरीदना है, मान लीजिए आपका 2000 का ट्रांजेक्शन करना है, तो मेरे को 2000 का टोकन मनी आरबीआई देगी। आरबीआई का गवर्नर साइन करके ये हमको श्योर करता है कि हम 2000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वो 2000 का नोट जो है वो ऑफिशियल मनी नहीं है, टोकन मनी है। इसीलिए याद रखना बेटा, 1 रुपए को छोड़कर जितने भी नोट होते हैं उन सब में किसका हस्ताक्षर होता है, ओके।
आप भाई किसी रेस्टोरेंट में गए और आपको समोसा खाना है, लार मत टपकाना। तो समोसा खाना है तो आप क्या करते, काउंटर में जाते हो, भैया 50 रुपए रखो, एक टोकन दो बोलते। ग्रीन कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का या किसी पिंक कलर का आपको क्या देगा, एक प्लास्टिक का टोकन देता। तो वो होटल वाला उस समय श्योर करता है कि आप 50 रुपए का सामान मेरी दुकान से ले सकते हो। वैसे आरबीआई के पास भारत सरकार भयंकर अमाउंट में गोल्ड रखती है। गोल्ड या एसेट्स, भारत सरकार की कोई संपत्ति, इस सब को रखेगा भारत सरकार और इसके बदले में क्या लेगा, टोकन मनी। और टोकन मनी को फिर मार्केट में संचालित कर, ताकि वित्तीय गतिविधि क्या हो सके, आसान हो सके। तो भारत में टोकन मनी कहां छपता है? आरबीआई का मुख्यालय कहां है? पर करेंसी नोट याद रखना बेटा, कहां छपेगा? नासिक। करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस, करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस ये कहां है? जैसे आप कोई डील कर रहे हो, जैसे मान लीजिए इस कोचिंग को हमने लीज पर लिया, किराए पर लिया, ये मेरा खुद का नहीं है, हम रेंट पे चला रहे। तो जो रूम का ऑनर है उससे मेरा क्या हुआ है, डील हुआ है कि 1 लाख रुपए पहले वो सिक्योरिटी अमाउंट रखेगा, फिर मंथली 35,000 रुपए वो क्या करेगा, मेरे से लेगा। समझ में आ रहा है? ये डील हुआ है। तो डील होगा तो किसी ना किसी प्रकार से स्टाम्प पेपर में लिखित रूप से होगा, बोलचाल में तो नहीं होगा। तो ऐसा जब स्टाम्प पेपर में लिखित रूप से आप कोई डील करते हैं, या कोई भी आपका जमीन खरीदे, घर खरीदे, कोई भवन खरीदे या कुछ भी चीज खरीदे, अपनी प्रॉपर्टी का लेन देन की, तो उसके लिए आप लोग सिक्योरिटी पेपर का यूज करते हो। 100 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 का, 20 रुपए का, 10 रुपए का स्टाम्प पेपर आता है, कब देखे हो? उसी को बोलते हैं सिक्योरिटी पेपर। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस भी नासिक में है। करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस नासिक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक, गोदावरी नदी का उद्गम नासिक, त्रंबक की पहाड़ी नासिक, याद रखना सूर्पनखा का नाक कटकर कहां गिरा, नासिक। और यहीं पर याद रखना भारत में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखिए भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, 4 कुंभ में से एक, गोदावरी नदी का तट। करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी नोट प्रिंटिंग प्रेस, बोथ आर इन नासिक। ओके, हो गया क्या? हो गया? पक्का? वेरी गुड। देखिए ये मुंबई, ये ट्राम्बे, ये तारापुर, ये रायगढ़ है। क्या है? ये रायगढ़ है, ये रत्नागिरी। क्या है? रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। मराठा शासन पढ़ेंगे, मराठा के बारे में पढ़ेंगे, मराठा हिस्ट्री, मराठाओं का अलग इतिहास है, हिस्ट्री वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी पकड़ के रखना है, रायगढ़ किसकी राजधानी थी? छत्रपति शिवाजी। रत्नागिरी, रत्नागिरी में बाल्को का मुख्यालय है, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। ओके, बाल्को का मुख्यालय है। विशेष प्रकार का आम मिलता है रत्नागिरी में, अल्फांसो आम।
आम की एक प्रजाति है बेटा, यहां रख दोगे ना नीचे तक खुशबू आएगा। और अल्फांसो जुड़ा है मतलब पुर्तगीज, पुर्तगालियों के द्वारा एक आम के, हम लोग आम के टेस्ट नहीं जानते थे, भारतीय आम का टेस्ट ही नहीं जानते थे। आम को लाने वाले कौन है? पुर्तगाली। अल्फांसो आम, आलू हो गया, आम हो गया, तमाकू हो गया, गोथिक स्थापत्य कला हो गया, ये सब पुर्तगालियों की देन है। और मैं पहले बता चुका हूं, गोवा पुर्तगालियों का घर है, इसीलिए आम का एक विशेष प्रकार का आम अल्फांसो आम कहां मिलता है? रत्नागिरी और बाल्को का मुख्यालय, बाल्को दो जगह, एक तो कोरबा और दूसरा रत्नागिरी, याद रहेगा। यह पूरा सह्याद्री माउंटेन सीरीज है बेटा। सह्याद्री माउंटेन सीरीज में बताया था महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है, याद आ रहा है क्या? सह्याद्री माउंटेन सीरीज, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, पर्वत की एक श्रृंखला है जो वेस्टर्न घाट में पूरा फैली हुई है, पहला फ्रॉम मुंबई टू आपका तमिलनाडु। तो नीचे वाले केरल वाले हिस्से को अन्नामलई, याद आ रहा है? अन्नामलई। जबकि कर्नाटक वाले को दक्षिण सह्याद्री, साउदर्न सह्याद्री, और इसकी ऊंची चोटी कुद्रेमुख बताया हूं, कुद्रेमुख। जबकि यह उत्तर सह्याद्री है बेटा, नॉर्दर्न सह्याद्री है, उत्तर सह्याद्री, नॉर्दर्न सह्याद्री, इसकी ऊंची चोटी है कालसुबई। क्या है? कालसुबई। कालसुबई उत्तर सह्याद्री की ऊंची चोटी कालसुबई। जबकि इसी सह्याद्री में ये लोनावला, ये खंडाला, लोनावला और खंडाला, ये सब आपका हिल स्टेशन है, मुंबई से लगा हुआ है, पर्यटन क्षेत्र है, जुहू बीच है, याद होगा बेटा। तो ये सब जो है ना, ये हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल है, घूमने के लिए फेमस है। मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है NH48, मुंबई से चेन्नई को जोड़ेगा NH48। तो मुंबई से पहले पकड़ेंगे ठाणे और फिर क्या पकड़ेंगे? पुणे। तो सह्याद्री क्रॉस करोगे तो यहां एक दर्रा पड़ेगा, पर्वत के बीच का रास्ता। दर्रा क्या होता है? तो याद रखना बेटा, प्राकृतिक रास्ता होता है पर्वतों के बीच। जैसे ये मान लीजिए पूरा माउंटेन सीरीज है, ऐसा इधर वाले को इससे और इधर वाले को इससे जोड़ना है, तो बीच में जो गैप होगा इसी को दर्रा या पास बोलेंगे, दर्रा या पास। तो एक तो याद रखना है बेटा, पाल घाट। क्या बोला? पाल घाट। दूसरा बोला भोर घाट, भोर घाट। पहला याद रखना थार घाट। सो जाओ तुम लोग। क्या बोला? थार घाट। फिर बोला भोर घाट। थार घाट या थार घाट, थार घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा, चार ठो एक साथ पकड़ना है, सह्याद्री में है ये। चारों दर्रा किसको किसको जोड़ता है अभी याद करेंगे ना, सब पूछूंगा, बता दे रहा हूं। कैसे तुम लोग को गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है? हाँ, गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है क्या? बंद कर दो फैन को बाबू। अच्छा तू खड़े हो यार विकास, कौन कौन सा दर्रा बोला हूं जल्दी बता। थाल, थाल, थाली से याद रखो, थाल। भोर मतलब सुबेरे, भोर मतलब सुबेरे, ऐसे नाम याद रखना। लाल बाल पाल, पाल घाट बोल, और सेनकोटा, चार ठो दर्रा बोल रहा हूं। ओके, बैठ बेटा। चार दर्रा है, चारों दर्रा को याद रखना है। ओके डियर। चारों दर्रा को याद करना है ना, यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में।
पहले बोला थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ेगा, मुंबई को नासिक। तो जब मुंबई से नासिक जा रहे हो ट्रेन में तो आपको याद रखना बेटा रात का सफर करना पड़ेगा, रात का सफर करोगे तो आपको खाना मंगाना पड़ेगा, थाली मंगाना पड़ेगा। तो मुंबई टू नासिक कौन सा दर्रा है? थाल। ओके, जबकि मुंबई से पुणे जा रहे हो तो सुबेरे सुबेरे पहुंचोगे भोर में, इसीलिए कौन सा दर्रा? भोर घाट। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट बताया कोयंबटूर से कोच्चि को, और कोच्चि को कोयंबटूर से, और सेनकोट्टा तिरुवनंतपुरम से मदुरई को। चल रानी खड़े हो, चार दर्रा बोला हूं। थालघाट दर्रा जो मुंबई से नासिक को जोड़ता है, और ढोलघाट दर्रा जो कि क्यों रे लड़की, तेरा कंसंट्रेशन नहीं रहता है क्या क्लास में? तू खड़े हो, बोल। हाँ, पुणे, मुंबई से पुणे। मदुरई से तिरुवनंतपुरम। चारों को याद होना चाहिए। चार तो कुंभ बताया, बोले। गंगा नदी के तट पर, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, हरिद्वार। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और हरिद्वार में चार कुंभ में से एक। फिर बैठो, ध्यान दे, तू खड़े हो रहे। नोट कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सा? क्या? करेंसी नोट। कौन सा नोट? बैंक नोट। बैंक नोट टोकन मनी है, और करेंसी नोट भारत की मुद्रा को बताता है। करेंसी नोट कहाँ प्रिंट होगा? नासिक। बैंक नोट कहाँ कहाँ प्रिंट होगा अपन आगे देखेंगे। एक तो मैसूर में प्रिंट होगा, ठीक है। 2000 का नोट जो अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, नोटबंदी हुआ था ना, तो ये सब मैसूर में छपा है। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? मैसूर। 2000 के जितने नोट छपे हैं सब मैसूर में छपे। पेपर पढ़ा करो, समझे? याद हो गया? चार दर्रा, सह्याद्री की ऊंची चोटी, कालसुबई। क्या है? कालसुबई। चार दर्रा एक साथ याद रखना, पूरा क्रम से जमाने बोलेगा। पहला थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, चार दर्रा। बार्क हो गया, भारत परमाणु बिजली घर हो गया, मुंबई हो गया। रत्नागिरी में अल्फांसो आम, आम की विशेष प्रजाति। ओके, दूसरा याद रखना बेटा, आपका बाल्को का मुख्यालय है ना? छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। ओके, थाने, मुंबई से थाने भारत में पहली बार ट्रेन चली, याद रखना बेटा। फर्स्ट ट्रेन भारत में पहली बार ट्रेन चली 16 अप्रैल। कब बोल रहा हूं? 16 अप्रैल 1950। वेरी गुड, 1950 भारत में पहली बार ट्रेन कब चली बाबू? देख तो मुंह से आवाज नहीं निकल रहे इन लोग के। 1853। ओके, 1853। और पूरे विश्व में पहली बार ट्रेन कब चली? अरे कुंदरू मत खाया करो। हाँ, 1825 की 35, 1825 की 35। याद रखना, लिवरपूल से मैनचेस्टर, लिवरपूल से मैनचेस्टर पहली बार ट्रेन चली। और भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने, बोरीबंदर से थाने।
बोरीबंदर से ठाणे। याद रहेगा? याद रहेगा बेटा? ठीक, गुड। देखो तो लॉर्ड डलहौजी को याद रखना बेटा, भारत में रेल का जनक। पुणे में यरवदा जेल है। क्या है? महात्मा गांधी इसी जेल में थे। तब गांधी और अंबेडकर का वॉर चल रहा था। आगे आप लोग पढ़ोगे, इसलिए यरवदा जेल को याद रखना, हिस्ट्री के लिए बेस है वो। संजय दत्त को जो आपका जेल हुआ था, इसी यरवदा जेल में थे संजय दत्त भी। यरवदा जेल कहाँ है? तो पुणे। यरवदा जेल कहाँ है? पुणे। गांधी जी इसी जेल में थे। तो गांधी और अंबेडकर का वाद हो गया था, क्योंकि अंबेडकर चाहते थे कि पिछड़ों को, दलितों को हिंदुओं से अलग करना, पर गांधी दलितों को हिंदू में ही रखना चाहते थे। तो इस समय लॉर्ड इरविन समझौता होगा, पूना पैक्ट होगा, इस सब आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, है ना। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा 3 बार भारत में, सॉरी लंदन में। तो पहली बार में गांधी जी नहीं जाएंगे, और गांधी जी उसी समय एक अर्धनंगा व्यक्ति, डंडी पकड़ा हुआ व्यक्ति, भारत का सूत्रधार था उस समय। पूरा भारत चलता था किसके इशारों पर? गांधी के इशारों पर। और गांधी हाँ बोले तो हाँ, नहीं बोले तो नहीं। इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि गांधी कहां आए? लंदन आए। पर गांधी जी पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, पर गए नहीं थे। तो बाद में दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, और उसी समय गांधी जी को समझ में आ जाएगा कि हिंदुओं से पहले ही मुसलमानों को अलग करके बैठे हैं कौन? अंग्रेज। अब हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं दलितों को। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो जाएंगे जरूर, पर किसी प्रकार के समझौता पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो वापस आएंगे गांधी और स्टेटमेंट जारी करेंगे कि मैं भारत के, है ना, इज्जत का बट्टा होने से रोक लिया। ये स्टेटमेंट को एग्जाम में डालकर पूछता है कौन सा गोलमेज सम्मेलन? तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आज पढ़ाया हूं, कल पेपर हुआ था और इसी टॉपिक को पढ़ाया था, और वही क्वेश्चन आया, लड़की उसी को टिक मारी, उसी को टिक मारने से उसका सिलेक्शन हो। जीजीयू का एंट्रेंस एग्जाम था और वही क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बेटा, याद रखना। पुणे में क्या है? यरवदा जेल। क्या है? यरवदा जेल। पुणे में यरवदा जेल है। दूसरा याद रखना बेटा, पुणे में याद रखना यरवदा जेल है। पुणे में याद रखना एनडीए का मुख्यालय है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी याद रहेगा? पक्का? देखो बेटा, पुणे, ठाणे, लोनावला, खंडाला पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन स्थल में टूरिज्म प्लेस है, जुहू बीच है यहीं पर। रत्नागिरी बालको अल्फांसो आम के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ शिवाजी की राजधानी है। मुंबई हो गया, ट्राम्बे हो गया, तारापुर हो गया, नासिक हो गया। नागपुर में नेरी है, नेरी नेशनल, बोलो ना भाई, इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलो, सेंटर नहीं बोलो। नेरी का मुख्यालय कहां है? तो नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, ओके। नागपुर से जस्ट लगा हुआ नीचे वर्धा, गांधी जी का सेवाग्राम कहते हैं इसको, वर्धा को गांधी जी का सेवाग्राम। जबकि याद रखना बेटा, ये है रालेगढ़। रालेगढ़ में गांधी जी के जैसा नेता बाबा अन्ना हजारे का घर है। शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है, शिरडी साईं बाबा का मंदिर, शिरडी वाले साईं बाबा। ये अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। जिले का नाम है औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद। याद रखना बेटा, यहाँ औरंगाबाद में बीबी का मकबरा है। क्या है? दूसरा ताजमहल के नाम से किसको जाना जाता है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा सेकेंड ताजमहल के नाम से जाना जाता है बेटा इसको, बीबी का मकबरा को। ब्लैक ताजमहल काला है बेटा, याद रखना बेटा, बीबी का मकबरा। क्या बोल रहा हूं बेटा? बीबी का मकबरा। अजंता एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म जैन धर्म से जुड़ती है। जिले का नाम है औरंगाबाद। अब इसको संभाजी जिला के नाम से जानते हैं। औरंगाबाद का नाम परिवर्तित हो गया, क्या है? संभाजी नगर, ओके।
औरंगाबाद में क्या है? बीबी का मकबरा है, बार बार पूछा जाता है। बीबी का मकबरा, किसकी बीबी? यार औरंगजेब का बेटा था आजम शाह। आजम शाह ने अपनी माँ रबिया दुर्रानी, रबिया दुर्रानी, रबिया दुर्रानी, औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या है? रबिया दुर। बनवाने वाला कौन है? आजम शाह। आजम शाह अपनी माँ की याद में, यार दक्कन के क्षेत्र, दक्कन मतलब आपका साउथ इंडिया, ओके, जो ताजमहल के जैसा स्ट्रक्चर बनाया है उसको क्या बोलते हैं? बीबी का मकबरा, मिनी ताजमहल या फिर ब्लैक ताजमहल के नाम से इसको जाना जाता है। ओके डियर, याद रहेगा। देखो भाई, महाराष्ट्र, ठीक है, नोट्स आपको दे दूंगा, महाराष्ट्र कंप्लीट कर लोगे? पक्का? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। दक्कन का ताज किसे कहते हैं? बीबी का मकबरा कहाँ है? संभाजी नगर। प्राचीन नाम क्या है? औरंगाबाद। ये पूरा नोट्स है, देखते जाइए, सब लिखा हुआ नोट्स है ना, आपको सबका पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है डियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी पूछिए, कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई परेशानी। महाराष्ट्र को महान राज्य, इसकी राजधानी मुंबई, भाषा मराठी। इन लोग जो फेस्टिवल मनाते गणेश उत्सव, बाबा आला रे, सुने हो? हाँ, गणेश उत्सव, मराठी लोग गणेश उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते। इन लोग जो डांस करते हैं, लावनी, लावनी, तमाशा, दो तो इनका डांस है। ये लोक नृत्य है, क्लासिकल डांस नहीं है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, फोक डांस है। क्या है? फोक डांस। ओके, याद रहेगा। यहाँ 2 सदन चलता है बेटा, विधानसभा और विधान मंडल दोनों, विधानसभा विधान परिषद दोनों चलता है। ओके, द्विसदनात्मक व्यवस्था है बेटा, डायरकी सिस्टम में 2 प्रकार का आपका सदन चलता है। क्लियर? देखिए भैया, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो पूछिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो पूछिए। यहीं पर से दैमाबाद, अपन लोग आगे पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का साउदर्न पॉइंट दैमाबाद, यहीं से आपका सातवाहन काल भी जुड़ेगा, यहीं से राष्ट्रकूट वंश भी जुड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जुड़ती है हिस्ट्री में, वो आगे अपन हिस्ट्री वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी राइट नाउ, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। आपको कुछ पूछ रहा है तो पूछिए। हाँ, नहावा सेवा भारत के 13 बड़े बंदरगाह में से एक, और मुंबई, मुंबई प्राचीनतम बंदरगाह में से एक। तो दोनों, मुंबई और नहावा सेवा, दो तो आपका इंटरनेशनल पोर्ट है। ठीक, और वर्धा में गांधी जी का सेवाग्राम, सेवाग्राम आश्रम है, गांधी जी से रिलेटेड है। वर्धा आगे काम आएगा, इसलिए वर्धा नाम को खाली दिया हो। नागपुर में नेरी है, नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, नेरी। लिखना बंद कर। आपको अपने ऊपर संदेह है? बताइए, संदेह है? ऐसा लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा इसलिए लिख रहे हो, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए। कल बताया हूं मैं तुमको, माइंड को जो सिग्नल दे रहे हो, माइंड वो सीख रहा है। बाजीराव की तीर जुबान से निकली वार और बाजीराव के हाथों से निकली कमान, ऐसा कभी छूटती नहीं। ऐसा डायलॉग था बाजीराव। क्या बोलते हैं? जुबान से निकली बात और तीर से निकली कमान, कभी भी चुकेगा नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस था उसका। और हम लोग आलू छील रहे, हाथ कट जा रहे हैं। बताओ, इतने गरीब है हम लोग, है ना? लिख नहीं ना बेटा, मैं तो बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, बोल तो रहा हूं ना, मैं हर चीज के लिए बैठा हूं। तुम्हारा हाथ लास्ट दम तक मैं पकड़ा हूं, जब तक तुम ना छोड़ो।
तुम छोड़े तो मुड़ के भी नहीं देखी। साथ देंगे पूरा, बोल तो रहे भैया, तुम डाउट करो, लिखना नहीं, अभी सुनो ना भाई। नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NERI, नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान। ओके, और पूछिए भैया। हाँ, रेलवे जोन 2 ठो है मुंबई में, 2 रेलवे जोन का मुख्यालय, एक तो सेंट्रल रेलवे जोन और दूसरा वेस्टर्न रेलवे, पश्चिमी रेलवे जोन। CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और दूसरा चर्च गेट। ओके, इतना तो याद रखे रहो। अभी जो भी पूछना है पूछिए, और कोई पूछना है पूछिए। नहीं है दिक्कत कुछ? ठीक, यहां 2-3 ठो नाम लिख दे रहा हूं, आगे काम आएगा, पहले ही बता दे रहा हूं। एक तो अहमदाबाद, सॉरी अहमदाबाद बोल रहा हूं, दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा। राजधानी का परिवर्तन करेगा दिल्ली से दौलताबाद, इसी को दैमाबाद। दोनों नाम को याद रखना बेटा। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में बताया हूं। बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं वहां, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में मैं आपको बोला हूं, कहां है तो औरंगाबाद जिला में अजंता एलोरा की गुफाएं। कौन सी गुफा कौन से धर्म से जुड़ती है, ये सब अपन डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी बस नाम को याद रखना है मोटा मोटा कि औरंगाबाद जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर है ना जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों का कुछ ना कुछ आपका एविडेंस मिलता है। हिंदू बौद्ध धर्म जैन धर्म के मिश्रण मिलते हैं। कैलाश मंदिर है यहाँ, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कैलाश टेम्पल। ओके, तो कैलाश टेम्पल कहाँ है पूछेगा तो याद रखना बेटा, औरंगाबाद जिला में अजंता एलोरा की गुफा। इसको बनाने वाला वही राष्ट्रकूट बता रहा था, राष्ट्रकूट वंश बताया ना, तो कौन बनाया था? कृष्णदेव प्रथम। कृष्णदेव प्रथम राष्ट्रकूट वंश का राजा कौन है? कृष्णदेव प्रथम। ओके ठीक, चलिए यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखिएगा, कीप पेशेंस बेटा। देखिए तो बाहर में कोई है क्या स्टूडेंट? 9:30 बजे वाले जाइए, 5 मिनट का ब्रेक है, अभी टाइम है हमारे पास। इमरजेंसी वाले लोग जाइए भैया, है ना, 5 मिनट का ब्रेक।